मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की एक शांत कॉलोनी, जहां रेलवे के क्वार्टर्स में रहने वाला एक साधारण सा परिवार अचानक खामोश हो गया। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। पड़ोसी हैरान थे और अंदर छुपा था ऐसा मंजर जिसने पूरे शहर को हिला दिया। किचन में खून से लथपथ पड़ा था पिता का शव, लेकिन बच्चे काव्या और तनिष्क कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसी बीच सामने आया काव्या का वो आखिरी वॉइस मैसेज। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, और तनुज को मुकुल ने मार दिया है पापा, और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। आखिर कौन था ये मुकुल? कहाँ थे दोनों बच्चे? और उस घर की चारदीवारी में क्या हुआ था? यही है काव्या मुकुल केस की असली कहानी। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर जबलपुर से। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंदर स्थित है रेलवे मिलेनियम कॉलोनी। यहाँ ज्यादातर रेलवे कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं और इन्हीं में से एक RB 3rd बाग 364 फ्लैट में रहती थी एक छोटी सी फैमिली। इस परिवार का सहारा थे घर के मुखिया राजकुमार विश्वकर्मा, रेलवे विभाग में कार्यालय अधीक्षक, उनकी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा और 8 साल का छोटा बेटा तनिष्क विश्वकर्मा। लेकिन इस घर की मां और राजकुमार की पत्नी आरती विश्वकर्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। मई 2023 में एक पारिवारिक ट्रिप के दौरान जम्मू के कटरा इलाके में अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से परिवार का माहौल बिल्कुल बदल गया। मां की कमी ने बच्चों को ही नहीं बल्कि पिता को भी तोड़ दिया। राजकुमार रोज सुबह 9-10 बजे ड्यूटी पर निकल जाते और शाम 6 बजे घर लौटते, लेकिन तब तक बच्चे स्कूल से आकर अकेले घर में रहते थे। बच्चों की मां की याद और अकेलापन उन्हें तोड़ न दे, इसी सोच से पिता ने उन्हें अपने गांव पीपरिया, जिला नर्मदापुरम भेज दिया। वहां जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी, चाचा चाची और कजिन भाई बहन। बीच बीच में राजकुमार जबलपुर लौटते रहते थे और बच्चों को भी टेस्ट वगैरह के लिए यहां लाना पड़ता था। फरवरी 2024 से एग्जाम शुरू हो रहे थे। काव्या का 10वीं बोर्ड और तनिष्क 4थी क्लास में। 13 मार्च को काव्या का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ और 16 मार्च को तनिष्क का भी। इसके बाद 17 मार्च को दोनों बच्चे वापस पीपरिया चले गए। राजकुमार ने भी वहीं ट्रांसफर की अर्जी लगा दी थी। सबको लग रहा था कि धीरे धीरे ये परिवार मां की मौत के दुख से उबर रहा है, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी एक और गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। 15 मार्च 2024 शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजकुमार के घर एक रिश्तेदार पहुंचे। उन्होंने देखा मेन दरवाजे पर ताला लटका है। उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि सुबह से किसी ने राजकुमार या बच्चों को नहीं देखा। रिश्तेदार ने पीपरिया में राजकुमार के भाई को कॉल किया और चिंता जताई। ठीक उसी समय पिपरिया में एक लड़की जो काव्या की कजिन थी, उसने अपना फोन चेक किया। कुछ घंटे पहले काव्या का व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आया था। उसमें काव्या की आवाज थी, मुस्कान जल्दी जबलपुर आओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। तुरंत पिपरिया से जबलपुर में रहने वाले एक जानकार को भेजा गया। वही रिश्तेदार घर पहुंचे और ताला देखकर पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद सिविल लाइंस पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। सबकी मौजूदगी में ताला तोड़ा गया और जब अंदर दाखिल हुए तो नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे। किचन में जमीन पर राजकुमार विश्वकर्मा का शव पड़ा था, खून से लथपथ और पॉलिथिन में लिपटा हुआ। लेकिन सवाल यह था, काव्या और तनिष्क कहाँ हैं? घर का हर कमरा, हर कोना पुलिस ने छान मारा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। राजकुमार का शव मिला था, लेकिन दोनों बच्चे काव्या और तनिष्क गायब थे। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नजर किचन के पास रखे फ्रिज पर गई। हैंडल पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने छुपाने की कोशिश की हो। फ्रिज चालू था। जैसे ही उसका दरवाजा खोला गया, अंदर मिला तनिष्क, कंबल और पॉलीथीन में लिपटा हुआ,
बिल्कुल बेसुध पड़ा। राजकुमार और तनिष्क दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे। इतना बेरहम वार कि जान बचने का सवाल ही नहीं था। कातिल ने चालाकी से उनके जख्मों को कपड़े से बांधने की कोशिश की थी ताकि खून बाहर न फैले। बाथरूम में खून के निशान साफ किए गए थे। रसोई में खाने पीने के बर्तन बिखरे पड़े थे। यहां तक कि अगरबत्ती भी जलाई गई थी ताकि खून और लाश की बदबू दबाई जा सके। अब सवाल था, काव्या कहाँ है? उसका नाम तो खुद उसके वॉइस मैसेज में सामने आया था। पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुष्क को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुष्क को मुकुल ने मार दिया है। क्या काव्या भी मारी गई थी या फिर वही इस रहस्य की चाबी थी? पुलिस ने तुरंत 4 टीमें बनाई। एक तरफ शव का पोस्टमार्टम, दूसरी तरफ कॉलोनी के सीसीटीवी की पड़ताल। इसी जांच में सामने आया 15 मार्च दोपहर 12:30 पर कॉलोनी के गेट से मुकुल सिंह अपनी स्कूटी पर बाहर जाता दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ सामान था, लेकिन वो अकेला था। कुछ ही मिनटों बाद काव्या भी कॉलोनी से बाहर जाती दिखाई दी। वो पैदल थी और उसके हाथ में एक मोबाइल था, लेकिन उसका मोबाइल तो घर पर मिला था। तो फिर ये फोन किसका था? जांच में सामने आया कि वो उसकी मां का फोन था, जो अब तक गायब था। सीसीटीवी ने यह भी दिखाया दोनों अलग अलग निकले थे, मगर मदन महल रेलवे स्टेशन पर जाकर साथ दिखे। मुकुल स्कूटी पार करता है और दोनों स्टेशन के अंदर जाते हैं। ऐसा लगा कि शायद ट्रेन पकड़कर भाग रहे हैं, लेकिन एक और सीसीटीवी फुटेज ने कहानी बदल दी। दोनों अंदर तो गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, लेकिन बाहर निकले प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, वो भी सिर्फ 2 मिनट बाद। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये पुलिस को गुमराह करने की चाल थी? इसके बाद दोनों एक बस स्टॉप पर जाते दिखे और कृष्ण कुंज नाम की बस में बैठ गए। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस को कंफर्म किया, हाँ, ये दोनों उसी बस में सवार हुए थे। अब पुलिस को साफ हो गया, काव्या जिंदा है और मुकुल उसे कहीं लेकर भागा है। लेकिन सवाल यह था, क्या वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई या फिर ब्लैकमेल और दबाव में? पुलिस ने जब बस अड्डों के रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि काव्या और मुकुल ने निकट तक का टिकट कटवाया था। मगर बस जैसे ही आधारताल पहुंची, दोनों ने बहाना किया कि दवाई लेनी है और वही उतर गए। अब पुलिस की टीम आधारताल पहुंची। वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। ड्राइवर कंडक्टर से पूछताछ हुई। तभी सुराग मिला कि दोनों एक दूसरी बस में बैठे जो कटनी की तरफ जा रही थी। उस बस में भी कटनी तक की टिकट कटाई थी, लेकिन बीच रास्ते सिहोरा नामक जगह पर ये दोनों फिर से उतर जाते हैं। पुलिस तुरंत सिहोरा पहुंची। पूछताछ और फुटेज खंगालने पर तीसरी बस मिली, जिसमें मुकुल और काव्या फिर से कटनी के लिए रवाना हुए। यानी जबलपुर से सीधे कटनी जाने के बजाय मुकुल ने 3-3 बसें बदलवाई। सवाल था, आखिर ऐसा क्यों किया गया? कटनी पहुंचने के बाद दोनों ऐसे स्थान पर उतरे जहां न कैमरे थे न भीड़ भाड़। यहीं से पुलिस की तलाश थम जाती है। काव्या अपने साथ मां का मोबाइल ले गई थी, लेकिन वो स्विच्ड ऑफ था। मुकुल भी नया नंबर लेकर चला था, उसका फोन भी बंद। ऐसे में लोकेशन ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। फिर भी पुलिस ने उनके सभी फोन नंबर सर्विलांस पर डाले और बैंक अकाउंट्स पर नजर रखनी शुरू की। काव्या अपने पिता का एटीएम कार्ड भी लेकर गई थी। इसी बीच पुलिस ने मुकुल के घर पर दबिश दी। वहां सिर्फ उसके बड़े भाई और पिता आरपी सिंह मिले। मां और बहन तो 22 फरवरी से ही नानी के घर आगरा गई थी। आरपी सिंह मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे। शक के चलते पुलिस ने आगरा, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया कि कहीं मुकुल काव्या को वहां लेकर न पहुंचे। अब जरा मुकुल की पृष्ठभूमि पर नजर डालें। उसने जैसे तैसे 12वीं तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। ज्यादातर वक्त जिम में बिताता, बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का शौक था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, अपनी जिम फोटो अपलोड करता। पिता ने पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम भेजा, लेकिन वहां पढ़ाई छोड़कर बिना बताए वापस जबलपुर आ गया। इस बीच पुलिस कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी।
15 मार्च की रात 3 बजे की फुटेज में मुकुल काव्या के घर के पीछे जाते दिखा। हाथ में बैग, ग्लव्स और अजीब सा सामान था। घर के पिछले दरवाजे की जांच में पता चला कि सिटकनी और ताले को गैस टॉर्च से काटने की कोशिश की गई थी, यानी मुकुल जबरदस्ती अंदर आया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर काव्या खुद उसे अंदर बुलाना चाहती थी तो फिर दरवाजा खोल क्यों नहीं दिया? गैस टॉर्च की जरूरत क्यों पड़ी? पड़ोसियों और वॉचमैन ने बताया कि 15 मार्च की सुबह करीब 7:30 बजे उन्होंने काव्या की चीख सुनी थी, पापा कहकर। सब लोग दौड़े भी, लेकिन आवाज सिर्फ एक बार आई। उन्हें लगा शायद काव्या डर गई होगी या कोई सपना देखा होगा। इसी दिन दूधवाले ने भी बताया कि रोज दूध राजकुमार लेते थे, मगर उस दिन दूध काव्या ने लिया। मां के न होने पर बच्चों की देखभाल पूरी तरह राजकुमार ही करते थे। नाश्ता, टिफिन, डिनर सब खुद। पुलिस को धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। कत्ल का वक्त सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच का था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या के कई घंटे बाद तक काव्या और मुकुल उसी घर में मौजूद रहे। नाश्ता भी बनाया, दूध भी पिया और फिर करीब 12:40 पर घर से निकले। जाते जाते काव्या ने अपनी कजिन मुस्कान को वो वॉइस मैसेज भेजा जिसने इस केस का सबसे बड़ा सुराग दिया। मुकुल जब पहली बार जेल से बाहर आया था तब तक वो पहले वाला लड़का नहीं रहा। पॉक्सो केस के बाद उसका मिजाज और भी चिड़चिड़ा, गुस्सैल और आक्रामक हो चुका था। कॉलोनी के बच्चों से उसने बात करना तक बंद कर दिया था। अब उसके दोस्त थे बाहर के कुछ लड़के, जिनकी हरकतें देख मोहल्ले वालों ने कई बार आपत्ति जताई। यहां तक कि पड़ोसियों ने मुकुल के माता पिता से साफ कह दिया, अपने बेटे को समझाइए वरना मुसीबत आ जाएगी। जेल से निकलने के बाद मुकुल का नया शौक बन गया था क्राइम थ्रिलर मूवीज। तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्में जिन्हें वो हिंदी में डब करके देखता। पुलिस को शक था कि शायद इन्हीं फिल्मों से उसने कत्ल और भागने का आइडिया उठाया। जांच में जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो कई ऐसे सुराग मिले जिनसे साफ हुआ कि मुकुल ने पुलिस से बचने की तरकीबें उन्हीं फिल्मों से सीखी थी। उसने न सिर्फ भागने की प्लानिंग की थी, बल्कि भविष्य के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक साथ रख लिए थे, जैसे कि वो कहीं जाकर नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में हो। काव्या भी अपने पिता का एटीएम कार्ड साथ ले गई थी। पुलिस ने इसे फ्रीज नहीं किया ताकि ट्रांजैक्शन से लोकेशन ट्रेस हो सके। 17 मार्च को अचानक काव्या का फोन ऑन हुआ। उसी दिन करीब 1 लाख रुपए एटीएम से निकाले गए। अगली ही सुबह यानी 18 मार्च को उनकी लोकेशन पुणे में ट्रेस हुई। पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई, मगर जब तक वो पहुंची दोनों गायब हो चुके थे। सीसीटीवी से पता चला कि मुकुल और काव्या अब विशाखापट्टनम की ओर जा रहे थे। इसके बाद जैसे चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो गया। 8 पुलिस टीमें इनके पीछे लगी। देश भर की पुलिस अलर्ट थी। इनके पोस्टर हर जगह चिपकाए गए और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी थी। मगर दोनों बेहद शातिर तरीके से सफर कर रहे थे। कभी बस, कभी ट्रेन और कभी हवाई जहाज तक का इस्तेमाल। यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इनकी लोकेशन मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियां तक सतर्क हो गई। 2 महीने तक लगातार ये पुलिस से बचते रहे। उनकी मूवमेंट्स का रिकॉर्ड देखें तो ये कटनी, इंदौर, पुणे, कलाबुर्गी, ओडिशा, कोलकाता, यहां तक हरिद्वार तक पहुंच चुके थे। फिर आया 28 मई 2024। रात का वक्त था। हरिद्वार के एक सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक महिला पुलिसकर्मी ने एक लड़की और लड़के को बेंच पर सोते देखा। पास जाकर गौर से देखा तो चौंक गई। ये वही चेहरे थे जो पिछले 2 महीने से देश भर में तलाशे जा रहे थे। लड़के ने पहले अपना नाम बताने से बचने की कोशिश की और कहा कि सामान लेकर आता हूं, लेकिन जैसे ही वो गया वापस लौटा ही नहीं। लड़की अकेली रह गई। पूछताछ में उसने अपना नाम बताया, काव्या विश्वकर्मा। इसे तुरंत हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया और सूचना जबलपुर पुलिस तक पहुंची। 29 मई को काव्या को वापस जबलपुर लाया गया। यहीं से असल सच्चाई सामने आई कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी।
काव्या और मुकुल ने मिलकर अपने ही पिता के खिलाफ ये भयावह खेल रचा था। जब तक पड़ोसी और लोग मदद के लिए दरवाजा खटखटाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार ने आखिरी सांसें ले दी थी, लेकिन घर में सिर्फ वही नहीं था। छोटा बेटा तनिष्क भी नींद से जाग चुका था। उसने अपनी आंखों से ये सब होते देखा, और शायद इसी वजह से वो भी मुकुल और काव्या की साजिश का शिकार बन गया। कत्ल के बाद दोनों ने पूरे घर को साफ किया। तनिष्क की लाश को संभालकर कमरे में रखा, बाथरूम में खुद को धोया और सबूत मिटाने लगे। मुकुल ने गैस कटर से पिछले दरवाजे को डैमेज कर दिया, ताकि लगे कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा था। काव्या का वो वॉइस मैसेज जिसमें उसने मुकुल का नाम लिया था, असल में प्लान का हिस्सा था। मुकुल ने कहा था, सारा इल्जाम मैं लूंगा ताकि कोई तुम पर शक न करे। इतना सब करने के बाद दोनों ने नाश्ता बनाया, खाना खाया और घर में ऐसे रुके जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार 30 से 31 मई की दरमियानी रात मुकुल खुद जबलपुर सिविल लाइंस थाने पहुंच गया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी, बल्कि उसने डर और धोखे के चलते खुद ही सरेंडर किया। 1 जून को जब पुलिस ने दोनों को क्राइम रिक्रिएशन के लिए ले जाया, तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। मुकुल और काव्या ने पहले से ही राजकुमार के शव को टुकड़े टुकड़े करने की योजना बनाई थी। इसके लिए 2 चॉपर भी ऑर्डर किए गए थे, लेकिन हत्या के बाद जब उन्होंने खून से लथपथ हालात देखे, तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई और लाश वही छोड़ दी। मुकुल और काव्या ने जितना भी सोचा था, उतना लंबा ये खेल चल नहीं पाया। पुलिस की तेजी, सीसीटीवी फुटेज और ट्रैकिंग ने आखिरकार इन्हें पकड़ लिया। सरेंडर के बाद मुकुल ने पूछताछ में सब कुछ कबूल किया। कैसे उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, कैसे सबूत मिटाने की कोशिश हुई और कैसे काव्या ने उसके साथ मिलकर योजना बनाई। मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने भी यही साबित किया कि घर के अंदर हिंसक वारदात हुई थी। खून के धब्बे, बाथरूम के निशान और सफाई के प्रयास सबूत छिपाने की कोशिश का हिस्सा थे। जब काव्या को हिरासत में लिया गया, तो उसके मोबाइल डेटा और चैट से साफ हो गया कि वो मुकुल के संपर्क में लगातार थी। दोनों ने मिलकर घर छोड़ने की योजना बनाई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। मुकुल पर गंभीर धाराओं में केस चला। काव्या पर साजिश और सहयोग का आरोप लगा। केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें रिश्ते, परिवार का दबाव और बदले की भावना सब कुछ शामिल था। ट्रायल के दौरान गवाहियां, सबूत और सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए। धीरे धीरे सच सामने आया कि यह सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं था, बल्कि जुनून और नाराजगी ने इसे बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। जून 2025 में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में साफ कहा, राजकुमार और तनिष्क की मौत के पीछे मुकुल और काव्या की योजना थी। दोनों ने पहले से सोचा था और फिर घटना के बाद देश भर में घूमते रहे, लेकिन आखिरकार कानून के हाथों से बच नहीं पाए। जब रिश्ते हद से आगे बढ़ जाएं, तो वो सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ते, बल्कि जिंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ प्यार का जुनून था या फिर सोची समझी चाल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक और ऐसा केस जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा।